हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम आज बात करेंगे राइज ऑफ द सिख के बारे में कि जो सिख हैं वो कैसे राइज होते हैं 18th सेंचुरी में। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आपको जैसे मैं पहले लेक्चर्स में आपको बताया था, जो सिख के लास्ट गुरु होते हैं, गुरु कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह जी। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप केम टू एन एंड। अब गुरुशिप जो है वो खत्म हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद जो इंस्टीट्यूशन गुरुशिप का जो है वो खत्म हो जाती है। अब गुरुशिप यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब जो लीडरशिप होती है, इसके बाद लीडरशिप जो है वो रहेगी। अब जो लीडरशिप होती है वो किसके अंडर चली जाती है? बंदा बहादुर सिंह। द लीडरशिप ऑफ द सिख was passed to the trusted disciple बंदा सिंह बहादुर। गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद अब गुरुशिप तो एंड होगी, उनके बाद तो कोई गुरु नहीं आएंगे, लेकिन जो लीडरशिप होती है सिख की वो पास हो जाती है। किसके पास चली जाती है? बंदा सिंह बहादुर। अब बंदा सिंह बहादुर को पकड़ लिया जाता ही वाज, मैंने ये जो पूरी डिटेल है लेटर मुगल्स में मैंने आपको बताया था कि बंदा सिंह बहादुर और जो मुगल्स का जो है वो कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। ही वाज कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ। He was captured and put to death in 1715। अब यहाँ पे जो है लीडरशिप जो है खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि लीडरशिप फुल्ली खत्म हो जाती है, लीडरशिप रहती है, लेकिन जो एफिशिएंट लीडर है, एफिशिएंट लीडर का जो मिलना है बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पे लीडरशिप जो है खत्म होगी। इसके बाद आपको पता है क्या चल रहा है पूरे इंडिया में। मैंने बिल्कुल डिटेल्स में सारी वीडियो बना के आपको बताया है। कहाँ मराठास क्या कर रहे हैं, हैदराबाद में उधर क्या चल रहा है, मैसूर में क्या चल रहा है, बंगाल में क्या चल रहा है। अब इसको तो यहाँ पे होता है कि अब यहाँ पे तो लीडरशिप जो थी वो खत्म होगी। अब जब अहमद शाह और नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन के बाद, आफ्टर द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली gave Sikh an opportunity to rise once again। अब आपको पता है 1739 में नादिर शाह जो है मैंने पढ़ाया है इन्वेड करता है और अहमद शाह अब्दाली। अब इनकी इन्वेजन के बाद क्या होता है, एक मौका मिल जाता है सिखों को दोबारा जो है राइज करने का। मैंने आपको कहा था कि जैसे अहमद शाह अब्दाली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है, बिल्कुल जो यहाँ पे जो रूल है, धीरे धीरे जो रूलर्स हैं वो वीक हो रहे होते हैं। और उसके बाद ये होता है कि सिख्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि एक बार वो फिर राइज करेंगे। अब दोबारा से उन्हें आगे बढ़ने का जो है मौका मिल जाता है। अब एकदम तो सब कुछ नहीं होगा। बिटवीन 1765 एंड 1800, 1765 और 1800 के बीच में दे ब्रिंग पंजाब एंड जम्मू अंडर देयर कंट्रोल।
अब सिख क्या करते हैं, 1765 और 1800 के बीच में पंजाब और जम्मू को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, अंडर देयर कंट्रोल। ठीक है, यहाँ तक जो है आपको क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते मैंने आपको बता दिया कैसे क्या हो रहा है। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के बाद सिख को एक मौका मिल जाता है कि वो दोबारा जो है वो राइज करेंगे और 1765 और 1800 के बीच में ये पंजाब और जम्मू को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। यहाँ तक आप सब नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट, जो वीडियो देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। सिक्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 12 मिसल्स या कॉन्फेडरेसीज। मैंने आपको बताया था कॉन्फेडरेसी क्या होता है। अब सिख ऑर्गेनाइज है किसमें, ऑर्गेनाइज है 12 मिसल, या इनको कहा जाए कि 12 उनकी कॉन्फेडरेसी थी। कॉन्फेडरेसी का मैंने आपको मराठा में बताया था कि कॉन्फेडरेसी क्या होती है, हर एक चीफ को एक जो है वो टेरिटरी असाइन की जाती है, उसे एक टेरिटरी दी जाती है, उसी को कॉन्फेडरेसी कहते हैं और उसी को क्या कहते हैं, मिसल। अब सिख कितने मिसल्स में ऑर्गेनाइज थे, 12 कॉन्फेडरेसी थी इनके बीच में, ठीक है। अब कॉन्फेडरेसी में क्या था, दे वर बेस्ड ऑन इक्वालिटी पे बेस है, सबको वहाँ पे अपनी जो थी आवाज़ उठाने का वो हक था, सबको अपनी बात रखने का वहाँ पे हक था, बेस्ड ऑन इक्वालिटी। उसके बाद क्या होता है, ग्रेजुअली डेमोक्रेसी जो होती है मिसल में वो खत्म हो जाती है। डेमोक्रेसी इन मिसल्स में डेमोक्रेसी क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। अब डेमोक्रेसी मिसल्स में खत्म हो जाती है और डोमिनेट कौन कर जाता है, डोमिनेटेड बाय बिग लैंडलॉर्ड। बिग लैंडलॉर्ड और जो बिग चीफ्स होते हैं वो इसे क्या कर लेते हैं, वो यहाँ पे मिसल्स में क्या हो जाते हैं, डोमिनेट कर जाते हैं। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रंजीत सिंह के बारे में कि पंजाब अंडर रंजीत सिंह हम डिस्कस करेंगे, पंजाब अंडर रंजीत सिंह। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि सिख किसमें ऑर्गेनाइज है, 12 मिसल या कॉन्फेडरेसीज में जो है वो सिख जो है वो ऑर्गेनाइज है। अब पंजाब अंडर रंजीत सिंह के बारे में डिस्कस करेंगे। रंजीत सिंह कौन थे, रंजीत सिंह जो थे, रंजीत सिंह was the chief of सोकर चकिया मिसल। मैंने आपको बताया ना मिसल क्या होती है, कॉन्फेडरेसी होती है, हर एक चीफ को एक टेरिटरी असाइन की जाती है। और रंजीत सिंह जो चीफ थे वो कौन से मिसल के थे, सोकर चकिया मिसल। अब रंजीत सिंह रोज कर जाते हैं, रोज इनटू प्रोमिनेंस। अब रंजीत सिंह क्या है, एक स्किलफुल लीडर है, कॉर्जियस सोल्जर है, बहादुर सोल्जर, और एक अच्छे डिप्लोमैट है, एफिशिएंट डिप्लोमैट। रंजीत सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था, स्किलफुल लीडर, कॉर्जियस सोल्जर, बहादुर सोल्जर, और एक एफिशिएंट जो है रंजीत सिंह क्या है, एक एफिशिएंट डिप्लोमैट है। अब इसके बाद जो है आगे हम बढ़ते हैं। अब रंजीत सिंह ने आर्मी मेंटेन की थी, ही मेंटेन ए वेल डिसिप्लिन आर्मी।
वेल डिसिप्लिन आर्मी ऑन यूरोपियन लाइंस। जैसे यूरोप की आर्मी मेंटेन की हुई थी उसी तरीके से इन्होंने अपनी आर्मी तो जी मेंटेन है वेल डिसिप्लिन आर्मी ऑन यूरोपियन लाइन। हेल्प बाय यूरोपियन इंस्ट्रक्टर ने इनकी मदद की थी। यूरोपियन इंस्ट्रक्टर ने इनकी मदद की थी, हेल्प बाय यूरोपियन इंस्ट्रक्टर। अब जो इनकी सिख आर्मी थी उसमें सिर्फ सिख नहीं थे। यहां से आगे लिखो आप, हिज आर्मी वॉज नॉट कन्फाइंड टू सिख्स ओनली। सिर्फ इस आर्मी में सिख नहीं थे। His army consisted of उनकी आर्मी में कौन कौन से थे? गोरखास थे, बिहारीज, पठान्स, पंजाबी, मुस्लिम्स और उनकी आर्मी में कौन थे? डोगरास थे। ये सिर्फ सिख ही नहीं थे उनकी आर्मी में, सिख आर्मी में सिख नहीं थे। उनकी आर्मी में गोरखास, बिहारीज, पठान, पंजाबी, मुस्लिम, डोगरेज भी थे। मैंने आपको कहा था ना क्या रणजीत सिंह क्या स्किलफुल डिप्लोमेट है, अच्छे डिप्लोमेट है, कोर्जस सोल्जर है, एफिशिएंट डिप्लोमेट है, स्किलफुल लीडर हैं और रिलीजियस टॉलरेंट भी है रणजीत सिंह। और इनकी सेकंड बेस्ट आर्मी थी उस वक्त एशिया में। सेकंड बेस्ट आर्मी किसकी थी? सेकंड बेस्ट आर्मी इन एशिया। ही पोजेस्ड सेकंड बेस्ट आर्मी इन एशिया। सेकंड बेस्ट आर्मी किसकी? रणजीत सिंह की। और फर्स्ट किसकी होगी? फर्स्ट इंग्लिश की थी। फर्स्ट फर्स्ट आर्मी किसकी थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फर्स्ट विंग ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने आपको बता दिया। अब इनकी आर्मी में कितने थे सोल्जर्स? हिज आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 40,000 सोल्जर्स। इनकी आर्मी में, रणजीत सिंह की आर्मी में 40,000 सोल्जर थे। एक बहुत बड़ी वास्ट आर्मी थी महाराजा रणजीत सिंह की। यहां तक आप सब जो है नोट डाउन कर ले और जो वीडियो देखने वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था टॉलरेंट और लिबरल है रिलीजियस मैटर में। और इनके मिनिस्टर कौन से होते हैं? इंपॉर्टेंट मिनिस्टर इंपॉर्टेंट जो उनके मिनिस्टर्स होते हैं कौन कौन से? एक होते हैं फकीर अजीजुद्दीन, एंड फाइनेंस मिनिस्टर दीवान दीनानाथ। एंड फाइनेंस मिनिस्टर कौन सा होता है? दीवान दीनानाथ। ओके यहां तक आपने कर लिया। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर फकीर अजीजुद्दीन और दीवान दीनानाथ। अब रणजीत सिंह क्या करते हैं? ही कैप्चर्ड लाहौर इन 1799 में लाहौर को कैप्चर कर लेते हैं। एंड अमृतसर इन 1802 और 1802 में किसको कैप्चर करते हैं? अमृतसर को कैप्चर कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर। मैंने आपको कहा ना एक पावर तो ऊपर पावरफुल जो पावर है वो सिख है और दूसरी पावर जो है वो कौन है? इंग्लिश है। इसका मैंने आपको कहा इसको तो इंग्लिश जो है बिल्कुल डोमिनेट कर लेते हैं।
ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको जैसे मराठास के बारे में कराया था, मराठा जो इसका तकरीबन मराठास भी डिक्लाइन हो चुके हैं, वो भी खत्म हो चुके हैं, और जो भी पावर्स थी नीचे जैसे वो भी जो है पावर्स जो है जैसे मैसूर वगैरह की पावर थी वो भी वहाँ पे अब खत्म हो चुकी हैं। अब इंग्लिश हैं और सीख है। मैंने आपको कहा था इंग्लिश स्ट्रेटजी वाई चले, हर एक पावर को धीरे धीरे एक एक करके ये डिफीट कर रहे हैं। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है 1809 के बीच में होती है। 1809 में वो किसके बीच में होती है? जाहिर सी बात है रंजीत सिंह और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब रंजीत सिंह साइन करते हैं ट्रीटी, रंजीत सिंह साइन ट्रीटी विद चार्ल्स मैटकैफे। चार्ल्स मैटकैफे आते हैं रंजीत सिंह से ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। साइन ट्रीटी विद चार्ल्स मैटकैफे, चार्ल्स मैटकैफे के साथ साइन करते हैं। चार्ल्स मैटकैफे कौन होते हैं? एम्बेसडर। ये एम्बेसडर होते हैं किसके? ऑफ लॉर्ड मिंटो के एम्बेसडर। लॉर्ड मिंटो के एम्बेसडर कौन? चार्ल्स मैटकैफे। अब इस ट्रीटी में क्या है? इसमें कहा जाता है कि रिवर सतलुज बाउंड्री लाइन है। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख के बीच में रिवर सतलुज जो है वो क्या है? बाउंड्री लाइन। रिवर सतलुज was accepted as boundary line। रिवर सतलुज को इस ट्रीटी के तहत रंजीत सिंह साइन करते हैं चार्ल्स मैटकैफे के साथ। ये ट्रीटी जो इन्वेस्टर होते हैं मिंटो के, और रिवर सतलुज को क्या एक्सेप्ट किया जाता है? बाउंड्री लाइन बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रंजीत सिंह। मतलब रंजीत सिंह के एम्पायर वही पंजाब है, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रंजीत सिंह। रिवर सतलुज को क्यों अंग्रेजों ने बाउंड्री लाइन बना दिया? भाई रंजीत सिंह के तो सेकंड पावरफुल आर्मी है ना, इसी वजह से अंग्रेजों ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करा दी कि आप सतलुज से नीचे नहीं, आप सतलुज से नीचे नहीं आ सकते। अब रंजीत सिंह क्या करते हैं? ही डायरेक्ट हिज अटेंशन टूवर्ड्स वेस्ट, मतलब सतलुज के वेस्ट में वो अपनी अटेंशन जो थी वो डाइवर्ट करते हैं। और क्या करते हैं? कनकॉर्ड पेशावर, कनकॉर्ड करते हैं पेशावर, कश्मीर। कश्मीर को कब करते हैं कनकॉर्ड? मैंने आपको बताया था डोगरा रूल के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था डोगरा रूल, गुलाब सिंह के बारे में सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया। कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को कन्वर्ट करते हैं, मुल्तान को अपने जो है वो कब्जे में ले लेते हैं। यहां तक आप सबने नोट डाउन करके। अब क्या होता है कि रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1839 में। रंजीत सिंह डाइड इन 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। पावरफुल मैंने आपको कहा रूलर थे, बहादुर सिपाही थे। अब उनकी जो डेथ हो जाती है 1839 में रंजीत सिंह जो है उनकी डेथ हो जाती है। अब उनके बाद आ जाते हैं सक्सीडेड बाय खड़क सिंह, उनके बेटे आ जाते हैं खड़क सिंह। खड़क सिंह को क्या किया जाता है? ही वॉज डिथ्रोन, उन्हें जो है तख्त से हटा दिया जाता है। ही वॉज डिथ्रोन बाय हिज सन, उनके बेटे के द्वारा। को नवनिहाल सिंह, नवनिहाल सिंह अपने फादर को हटा के जो है वो जो यहाँ के किंग बनते हैं। और ये एबल एडमिनिस्ट्रेटर है, एबल एडमिनिस्ट्रेटर है। और ये क्या कैप्चर करते हैं? लद्दाख और बाल्टिस्तान के एरिया को कैप्चर्ड, लद्दाख एंड बाल्टिस्तान। लद्दाख और
बाल्टिस्तान को जो है वो नौनिहाल सिंह जो है वो कैप्चर करते हैं। अब क्या होता है, खड़क सिंह की डेथ हो जाती है। खड़क सिंह डाइड इन 1840। खड़क सिंह डाइड इन 1840। अब खड़क सिंह की डेथ हो जाती है 1840 में। उसी दिन नौनिहाल सिंह की भी डेथ हो जाती है। एंड द reign of Naunihal Singh ended on the same day। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? खड़क सिंह की डेथ हो जाती है 1840 में और रेन ऑफ नौनिहाल सिंह एंडेड ऑन द सेम डे। या नौनिहाल सिंह की भी उसी दिन डेथ हो जाती है। उसी दिन मतलब उनका रेन खत्म हो जाता है। वो ऐसे होता है कि जैसे ही नौनिहाल सिंह रिटर्न हो रहे होते हैं अपने फादर की क्रिमेशन से, जब वो वापस रिटर्न में होते हैं तो लाहौर फोर्ट से एक स्टोन उनके सर पे गिरता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो चोट आती है और वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इसलिए नौनिहाल सिंह की इसी दिन जो है सेम डे में, इसी दिन में उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद शेर सिंह इनका मर्डर कर दिया जाता है 1843 में। 1843 तक रहते हैं। उसके बाद दलीप सिंह आते हैं। उसके बाद आते हैं दलीप सिंह। अब नेक्स्ट हम करेंगे सिख वार। अब होती है फर्स्ट एंग्लो सिख वार। अब अंग्रेजों को पता है एफिशिएंट रूलर इनमें कोई है नहीं। अब उसके बाद जो होगा उसके बाद होगा फर्स्ट एंग्लो सिख वार। होती है फर्स्ट एंग्लो सिख वार। कब होती है? 1845 से 1846 के बीच में फर्स्ट एंग्लो सिख वार। अब फर्स्ट एंग्लो सिख वार का कारण ये होता है कि जो सिख आर्मी होती है वो रिवर सतलुज को क्रॉस करती है। काज ये होता है कि सिख आर्मी क्रॉस्ड द रिवर सतलुज इन दिसंबर 1845। दिसंबर 1845 के दरमियान जो है सिख आर्मी रिवर सतलुज क्रॉस होती है। हमने आपको कहा था ब्रिटिश ऑफिसर क्या था? रिवर सतलुज तो बाउंड्री लाइन थी, वो तो क्रॉस नहीं करना था। अब उनके बीच में इसी वजह से जो होती है वार होती है। अब जो है सिख अपनी टेरिटरीज लॉस्ट कर देते हैं। इस वार में बहुत सारी टेरिटरीज जो है वो लॉस्ट कर हो जाती है उनकी। Sikhs lost their territories। अब टेरिटरीज उनकी लॉस हो जाती है। और फर्स्ट एंग्लो सिख वार अगर आपको याद होगा, मैंने जब डोगरा रूल के बारे में पढ़ाया या सिख रूल के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको इन वार के बारे में जो जम्मू कश्मीर के मैंने लेक्चर बनाए हैं, अपलोड किए हैं, मैंने आपको बता दिया था। अब इस टाइम में दो ट्रीटीज होती है। मैंने कहा हिस्ट्री है, हिस्ट्री रिलेटेड है। दो ट्रीटीज होती है। अगर आपको याद है कौन कौन सी ट्रीटीज है? फर्स्ट है जो ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर ये कब होती है? जाहिर सी बात है 1846 में वार खत्म हुई तो 1846 में 8 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होगी। किसके बीच में? जाहिर सी बात है इंग्लिश और सिख, बिटवीन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिटवीन द सिख के बीच में ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो साइन होती है। अब ये क्या कहते हैं? सिख आर्मी वाज रिड्यूस। इस ट्रीटी के तहत सिख जो है वो अपनी आर्मी को कम करेंगे, उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। ठीक है। और उसके बाद 1.5 करोड़ इंडेमनिटी टू द ब्रिटिश। और ब्रिटिशर्स को कितना पैसा देंगे? एक 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ ये ब्रिटिश को देंगे इस ट्रीटी के तहत। अब एक ट्रीटी इसमें और होती है, आपको बाखूबी जो है वो अच्छे से याद होगा, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। आपको शायद याद आ गया होगा डेट इसकी।
16 मार्च 1846, 16 मार्च 1846। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच में होती है? बिटवीन गुलाब सिंह एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बिटवीन गुलाब सिंह एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शॉर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे, ऐसे आप इसको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लिख देना। अब इनके बीच में मैंने क्या कहा, कश्मीर की सेल डीड होती है, ऐसे सेल डीड ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर को क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज सेल ऑफ कश्मीर, सेल ऑफ कश्मीर, या इसे सेल डीड भी कहते हैं, सेल डीड ऑफ कश्मीर। इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आप जाएं वो वीडियोस देखें, आपको सारा उसमें मैंने सिख रूल जो कश्मीर था वो मैंने सारा आपको उसमें क्लियर किया है। अब यहाँ तक, यहाँ पे ये बात खत्म। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में 2 ट्रीटीज आ गई, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, आपने ये याद रखनी है। अब होती है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर ये कब होती है? 1848 से 1849 के बीच। अब यहाँ तक सिख अपनी आर्मी भी खो चुके हैं। अब बहुत सारी टेरिटरीज भी जो है सिख की वो ब्रिटिश के पास चली जा चुकी हैं। अब सेकंड एंग्लो सिख वॉर में क्या होता है, पूरे पंजाब को एनेक्स कर लिया जाता है। होल ऑफ पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय डलहौजी। खत्म हो गया सिख रूल, ठीक है। पूरे पंजाब को डलहौजी ने जो था वो एनेक्स कर लिया। आप अब इस सब को जो है वो नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको आई होप मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आपको नहीं आई है, मैंने अच्छे से समझाया, आप वीडियो दोबारा देखें। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं दोबारा जो है इसके बारे में दोबारा आपको ऑरली यहाँ पे एक वीडियो बना के दोबारा शॉर्ट में मैं दोबारा आपको समझा दूंगा।